हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग छठवा लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यतीश फिर होठ कर करते हुए तिरछा मुस्कुरा कर कहा, वे प्रिंसेस, देखना चाहती हो ये मर्दानगी है क्या चीज़? राह बड़ी बड़ी आंखें करके बेचारी सी शक्ल बनाकर यतीश को देख रही थी। राह फिर ना में गर्दन हिलाने लगती है। यतीश राह के चेहरे को जोर से पकड़कर थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, सोच लीजिए प्रिंसेस, तुम मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो कि मैं ज़बरदस्ती तुझ पर मर्दानगी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। राह की पलकें झुक जाती है। यतीश राह के ऊपर से हट जाता है। तभी उसकी नज़र उस दूध के गिलास पर जाती है। यतीश टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, दूध का गिलास तू अपने साथ लेकर आई है प्रिंसेस? राह मासूमियत से हाँ में गर्दन हिला देती है। यतीश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। यतीश राह के चेहरे पर सेंसुरी उंगली फिराते हुए सेडक्टिव टोन में कहा, तुझे पता है फर्स्ट नाइट पर बीवी अपने पति के लिए दूध का गिलास लेकर क्यों आती है? राह मासूमियत से ना में सिर हिला देती है और बेड से उठने लगती है। यतीश फिर से उसे घूरते हुए दोबारा से बेड पर धकेल देता है और उसकी तरफ झुककर मैग्नेटिक आवाज़ में कहा, मैं बताऊं? राह डरते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। यतीश स्माइल करते हुए, ताकि एक केसर वाला दूध पीकर पति का स्टेमिना और बढ़ जाए, मौसम सुहाना हो जाए, जवानी दीवानी में बदल जाए, पति का मूड रोमांटिक हो जाए। और ये सब बोलते हुए यतीश राह के करीब बढ़ रहा था और राह डरते हुए पीछे हो रही थी। यतीश इतना बोलकर रुक जाता है। राह डरते हुए बोली, और यतीश तिरछा स्माइल लिए कहा, और सुहाग रात पे पति अपनी बीवी को खुलकर प्यार। वो इतना ही बोला था कि राह उसके होठों पर अपने हाथ रख देती है और अपनी पलकें झुका लेती है। यतीश राह को देखते हुए आई विंक करता है और मुस्कुराते हुए अपने होठ में रखे राह के हाथ को चूम लेता है, जिससे राह सिहर उठती है और जल्दी से हाथ पीछे खींच लेती है। हमने कहा ना कि हमें शर्म आ रही है, राह थोड़ी तेज आवाज़ में बोली। यतीश डेविल स्माइल करते हुए कहा, आर यू श्योर प्रिंसेस कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? राह थोड़ा और तेज आवाज़ में बोली, नहीं आ रही, नहीं आ रही। यतीश थोड़ा हंसते हुए कहा, तो फिर चलो करते हैं। राह इरिटेट होकर थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, चलिए करते हैं। एक सेकंड पॉज लेने के बाद राह अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से यतीश को देखने लगी। यतीश भी मुस्कुराते हुए राह के करीब झुककर धीमी आवाज़ में कहा, शैल वी स्टार्ट प्रिंसेस? राह अपने मुंह में हाथ रखकर नामे गर्दन हिला देती है। यतीश मुस्कुराते हुए राह के हाथ को उसके मुंह से हटा देता है और उसके दोनों हाथों को कसकर एक हाथ में पकड़कर बेड पर ब्लॉक कर देता है। राह कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। यतीश राह के चेहरे को इंटेंसली देखते हुए बेड पर पड़े रोज पेटल्स को दूसरे हाथ से उठाकर राह के चेहरे से लेकर क्लीवेज तक और फिर पेट पर गिराने लगता है। राह शर्म से दूसरी तरफ नजरें फेर लेती हैं। यतीश पास में पड़े एक रोज को उठाकर राह के चेहरे पर सेंसुअली फिराने लगता है। फिर उस रोज पेट को गुलाब को राह के माथे से फिराते हुए उसके नाक पर, उसके होठों पर आकर रुक जाता है और एक नज़र गुलाब को देखकर फिर राह के होठों को देखने लगता है। राह के पतले से होठ उस गुलाब से और भी मुलायम था, जिसे यतीश का मन कर रहा था कि वो उस मुलायम होठ को अपने होठों से छू ले, अपने होठों से उस पंखुड़ी से होठ को महसूस करे। राह के होठों से होते हुए यतीश की नज़र राह की गर्दन पर आती है। फिर राह के क्लीवेज को देखते हुए वो थोड़ा रुक जाता है। राह ने डीप नेक ब्लाउज की वजह से उसके क्लीवेज के कर्व साफ दिखाई दे रहे थे और वो जोर से सांसें भरने की वजह से वो ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे यतीश अपनी बॉडी पर उसकी बखूबी महसूस कर रहा था। अब यतीश के लिए खुद को कंट्रोल कर पाना
नामुमकिन सा हो गया था। वो राह को पूरा का पूरा खा जाना चाहता था। यतीश एकटक राह के क्लीवेज को देख रहा था कि तभी उसे उस राह के क्लीवेज पर एक तिल दिखाई देता है। यतीश तिरछा मुस्कुराते हुए गुलाब से उस तिल को छूने लगता है। राह की बस जान निकलने की ही देरी थी। यतीश उस गुलाब को राह के क्लीवेज से फिराते हुए उसकी गोरी पेट पर आता है और उसके नोवेल को गुलाब से सहलाने लगता है। राह के पेट में जैसे तितलियां गुदगुदी कर रही हो ऐसा हो रहा था। न चाहते हुए भी राह के मुंह से एक आह निकल जाती है। एक सेकंड बाद राह जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से यतीश को देखने लगती है। उस सेंसुअल आवाज़ को सुनकर यतीश मुस्कुराते हुए इंटेंसली राह को ही देख रहा था और उससे कहा, मेरी नज़दीकी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है ना प्रिंसेस। राह का गाल गुलाबी से लाल हो रहा था। यतीश के बस इतने नज़दीक आने से वो अपने मुँह से ये सेंसुअली आवाज़ निकालने लगी। राह का शर्म से गड़े जा रहा था। वो नज़र उठाकर यतीश से नज़रें भी नहीं मिला रही थी। लेकिन सच तो ये था कि उसे इन सब के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। आखिर वो थी तो सिर्फ एक 15 साल की बच्ची ही। राह की ऐसी हालत देखकर यतीश टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंसेस अगर तुम चाहो तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। राह बड़ी बड़ी आंखें करके यतीश को देखती है और फिर अपना सारा ताकत लगाकर यतीश को धक्का दे देती है, जिससे यतीश राह के ऊपर से हटकर उसके बगल में लेट जाता है। ढाका मारकर हंसने लगता है। राह जल्दी से बेड पर पड़े अपने दुपट्टा उठाकर खुद को कवर कर लेती है और रोते हुए छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए बोली, आप कितने गंदे इंसान हैं। हमेशा आपके दिमाग में ऐसी गंदी गंदी बातें ही चलती रहती है। हम तो आपको जानते तक नहीं, क्यों ज़बरदस्ती आप हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। यतीश राह के करीब झुककर कहा, ऑफ कोर्स प्रिंसेस, तेरे साथ ये गंदी गंदी हरकत करने का मन तो कर रहा है। तू इजाज़त दे तो करूँ क्या। राह सर झुका लेती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर यतीश उसके करीब आना चाहेगा तो वो खुद को भी नहीं रोक सकती थी। यतीश जो मर्जी चाहे उसके साथ कर सकता था, लेकिन वो अब तक लिमिट क्रॉस नहीं किया था, क्योंकि उसे पता था कि वो अब इनसे के लिए अभी तैयार नहीं है। यतीश मुश्किल से खड़ा हो जाता है और राह के झुके हुए सर पर टपरी मारकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, श्री प्रिंसेस। यतीश वहाँ से वॉशरूम की तरफ जाने लगता है कि तभी उसका हाथ अनजाने में म्यूजिक सिस्टम पर लग जाता है, जिसमें म्यूजिक के लिरिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। चले ही जाना है, नज़र चुरा के यूं फिर थामी थी साजन तुमने, मेरी कलाई क्यों किसी को अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता। बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा। राह जैसे ही ये लाइन सुनती है उसके गाल जलने को हो गए थे। वो शर्म से वहीं पर गड्ढा खोद कर गड़ जाना चाहती थी। जानबूझकर कहो या इत्तेफाक से उनके सिचुएशन में ये लिरिक्स इस वक्त परफेक्ट मैच कर रही थी। आखिर यतीश भी तो राह को अधूरा ही छोड़ दिया था। यतीश पलट कर राह को एक नज़र देखता है और राह शर्माते हुए एक पिलो को उठाकर उसमें अपना चेहरा छुपा लेती है। यतीश स्माइल करते हुए म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर देता है। राह के बालों पर अपनी उंगलियां उलझाकर उसके माथे को चूम लेता है, जिससे राह की पलकें खुद ब खुद बंद हो जाती है। उसे इस किस में भी एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। रात अपनी जो तुम हो मेरे किसी का फिर हमें क्या डर। ये लाइन गुनगुनाते हुए यतीश बाथरूम में चला जाता है। इधर राह के अंदर अपना सर उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी और यतीश के मुंह से ये लाइन सुनकर उसका होठ अब सुर्ख से लाल पड़ चुका था। वो चूहे की तरह पिलो के अंदर घुसे ही जा रही थी। इस बार आहान और आदित्य अभी तक वहीं पर बैठकर वाइन पी रहे थे। आदित्य वाइन पीते हुए कुछ न कुछ बके ही जा रहा था, लेकिन आहान एक पैर पर दूसरा पैर रखकर शान से बैठकर वाइन ही पी रहा था और एकटक आगे की तरफ देखे जा रहा था। तभी
आदित्य आहन के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, ओ भाई, कहाँ खो गए हो? कौन सी याचना के समंदर में डुबकी लगा रहे हो? आहन एक नज़र आदित्य को देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं। आदित्य क्यूरियस जताते हुए कहा, वैसे भाई, इस वक्त भैया और भैया भाभी क्या कर रहे होंगे? आहन घूरकर आदित्य को देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या कर रहे होंगे? आदित्य अपनी नज़रें फेर कर शर्माते हुए कहा, लव मेकिंग। आहन घूरकर आदित्य को देखते हुए नाम में सर हिला देता है और उसके सर पर टपली मारते हुए कहा, इसीलिए भाई तेरी जमकर कुटाई करते हैं। और आहन ये बोलकर वहाँ से उठकर अपना जैकेट ठीक करके वहाँ से जाने लगता है। आदित्य अपने सर को सहलाते हुए कहा, भाई, अब आप कहाँ जा रहे हो? आहन पीछे मुड़े बगैर कोड वॉइस में कहा, कुछ ज़रूरी काम है, उसे निपटाने जा रहा हूँ। आदित्य हंसते हुए कहा, ओह, ज़रूरी काम, इसका मतलब चेरी भाभी के पास जा रहे हो आप? आहन आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, अगर इस वक्त मैं उससे मिलने जाऊंगा तो उसका बाप मेरी दोनों टांगें तोड़ देगा, कुछ और काम है? आहन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। आदित्य अपने सर पर हाथ रखकर कहा, ऊपर वाला जाने मेरे ये दोनों सनकी भाई कब क्या गुल खिलाते रहते हैं। यतीश शावर लेकर एक लोअर और टी शर्ट पहनकर वॉशरूम से बाहर आता है। वो टी शर्ट यतीश की बॉडी से चिपके हुए थे, जिससे उसकी बॉडी का शेप और अट्रैक्टिव लग रहा था। यतीश बेड की तरफ देखता है तो उसकी वहाँ पर राह नहीं रहती है। यतीश चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखता है तो जैसे ही उसकी नज़र राह पर जाती है तो गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ कस जाती है। राह सिकुड़कर सोफे पर सो रही थी। वो अपने दोनों हाथों को बच्चों की तरह मुट्ठी बनाकर अपने पेट पर रखकर सोई हुई थी। राह इस वक्त एक इनोसेंस पप्पी जैसी लग रही थी, जिसे देखकर यतीश का गुस्सा 2 सेकंड में ही गायब हो गया। इस वक्त राह कच्ची नींद में सो रही थी और खासकर इस नए जगह पर तो उसे नींद भी नहीं आ रही थी। ऊपर से यतीश भी वहीं पर था, जिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती थी। राह कब उसका दिमाग सनक जाए। राह यतीश को देखकर 5 मिनट तक बस यतीश के चार्मिंग लुक को ही निहारती रही, फिर नज़रें झुका लेती है। यतीश राह के चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, तुम यहाँ पर सो रही हो? राह डरते हुए जल्दी से सोफे से नीचे उतरते हुए बोली, ओ ओ सॉरी सॉरी, हम आपको पूछे बगैर यहाँ सो गए। राह फिर डरते हुए अपने दोनों हाथ सोफे को झाड़कर साफ करते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम अभी साफ कर देते हैं। डर से राह की आंखों से अब आंसू छलक आते हैं। यतीश कन्फ्यूजन से राह को देखते हुए उसे अपने करीब खींच लेता है और खुद से सटा कर कहा, हे प्रिंसेस, इट्स ओके, इतना डर क्यों रही हो? राह अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोली, क्या अब आप भी हमें मारेंगे जैसे चाचा चाची मारते थे हमारे सोफे पर बैठने पर? राह जल्दी से अपने दोनों कान पर हाथ रखकर भर्राए गले से बोली, आप मत मारना हमें, आपके थप्पड़ बहुत ज़ोरों की लगती है, अभी तक हमारे कान झंझना रहे हैं। हम आपके लिए 100 नहीं, 150 नहीं, 200 उठक बैठक करने के लिए भी तैयार है, जैसे हमें चाचा चाची करवाते थे। यतीश इमोशनलेस चेहरे के साथ राह को ही देख रहा था। उसे वो मंजर याद आ रहा था, आज सुबह जब उसने राह को थप्पड़ मारा था। राह फिर से मासूमियत से बोली, 200 से ज़्यादा उठक बैठक मत करवाना, हम बेहोश हो जाते हैं, पिछली बार हमें पूरे 8 घंटे के बाद होश आया था। यतीश राह के चेहरे को देखते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बेड के पास ले जाकर उसे संभाल कर लेटते हुए कहा, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है प्रिंसेस, अब चुपचाप सो जाना। राह फुदक कर बेड से नीचे उतर जाती है और बोली, हम आपके साथ एक बेड पर कभी नहीं सोएंगे, आप गंदे और बुरे इंसान हैं। अगर फिर से आपके दिमाग में सुहाग रात मनाने का भूत चढ़ गया तो आप आधी रात को हमारे साथ। राह इतना बोलकर चुप हो जाती है और यतीश को देखने लगती है। यतीश के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। यतीश मुस्कुराते हुए कहा, तो आधी रात को कहीं मैं तुम्हारे साथ कोई गंदी हरकत
प्रार्थना कर दो। राइट प्रिंसेस। राहा मासूमियत से 3-4 बार अपना सर हिला देती है। यतीश अपनी एक आंख दबाते हुए कहा, वेल प्रिंसेस, मेरा मूड कब कहाँ और कैसे बदल जाता है ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। फिर राहा को सर से पैर तक देखते हुए कहा, वो भी रात को, तू और मैं एक बेड पर, वो भी अकेले रहना तेरे लिए सेफ तो बिल्कुल नहीं है। राहा डरते हुए अपना दुपट्टा ठीक करके सुकड़ने लगती है और यतीश को देखते हुए बोली, आप बेड पर सो जाइए, हम नीचे फर्श पर भी सो जाएंगे। यतीश थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, ए प्रिंसेस, बेड पर सोने के लिए क्या लोगी? राहा अपने चिन पर 2 बार उंगली टैप करके कुछ सोचते हुए बोली, 6-7 पिलो। यतीश अपनी आई रोल करते हुए कहा, या श्योर, वार्डरोब से निकाल लो। थोड़ी देर बाद राहा 6-7 पिलो अपने साथ लेकर आती है और बेड के बीचों बीच एक बॉर्डर बनाकर एक तरफ इशारा करके बोली, ये आपका एरिया है और ये हमारा, आप हमारे एरिया पर दखल अंदाजी नहीं करेंगे और हम भी आपके एरिया पर अटैक नहीं करेंगे। राहा की बच्चों जैसी हरकतें देखकर यतीश डीप वॉइस में कहा, एज यू विश प्रिंसेस। वो दोनों बेड के किनारे अलग अलग सो जाते हैं, लेकिन राहा का दिल बेचैन हो रहा था। वो पहली बार किसी लड़के के साथ एक ही बेड पर सो रही थी। राहा अपना एक हाथ अपने मुंह पर रखकर बोली, माता रानी हमारी रक्षा करना। थोड़ी देर बाद राहा नींद में बड़बड़ाने लगती है, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मत मारो, प्लीज़ मत मारो ना मुझे। राहा अपना सर इधर उधर करके चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी आंखों के से आंसुओं की सैलाब निकल रही थी। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग रही थी। वो बिलख बिलख कर किसी से दया की गुहार लगा रही थी। उसके बड़बड़ाने की आवाज़ से यतीश की भी नींद खुल जाती है। वो हैरानी से राहा को इस तरह से पैनिक करते हुए देखने लगता है। वो राहा के गाल को थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन राहा नहीं उठती। राहा का चेहरा पसीने से भीग चुका था। गुस्से से यतीश अपना निचला होठ भींच लिया। यतीश राहा के बगल में बैठकर धीरे धीरे उसका सर सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद राहा का बड़बड़ाना कम हो गया। यतीश देखता है कि राहा पसीने से बिल्कुल भूख चुकी है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो क्लोसेट से अपनी एक शर्ट लेकर आता है और रूम का नाइट बल्ब ऑफ कर देता है। रूम में अंधेरा छाया हुआ था और अंधेरे में यतीश राहा के लहंगे की डोरी खोलकर स्कर्ट निकाल देता है, फिर उसके ब्लाउज को भी आज़ाद कर देता है और इसी बीच यतीश की उंगलियां बार बार राहा के वेलवेट बॉडी को छू रही थी और इसी एहसास से यतीश अपना कंट्रोल भी खो रहा था। यतीश राहा को अपनी शर्ट पहना देता है और मुश्किल से शर्ट के बटन्स बंद करता है। यतीश महसूस कर पा रहा था कि उसका हाथ राहा के नाजुक से बदन के हर जगह छू रहे हैं। न चाहते हुए भी उसके हाथ राहा की कमर को हौले हौले सहलाने लगते हैं। इस एहसास से राहा को भी एक सुकून का एहसास हो रहा था, ये जाने बगैर कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह गहरी नींद में सो जाती है। इधर एक सुनसान रास्ते पर एक लड़की फ़ोन पर किसी से बात करते हुए जल्दी जल्दी में चल रही थी। रास्ते में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, बस 1-2 ही स्ट्रीट लाइटें जल रही थी, जिस वजह से आगे का रास्ता तय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो लड़की पर्पल कलर के फुल लेंथ सूट पहनी हुई थी, बालों को खुला छोड़ रखा था और उसके बाद आगे बालों की लटे को वो बार बार अपने एक हाथ से कान के पीछे कर रही थी, जिसके उसके हाथ में पहने बैंगल्स खनक रहे थे। उसके दूसरे हाथ में एक हैंड पर्स था। देखने में वो बला के खूबसूरत लग रही थी। तभी उसे अपने फ़ोन की आवाज़ आई। कुकी दी, आप कहाँ हो? हॉस्पिटल में तो नहीं हो, घर पे भी नहीं, मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही हो, आप कहाँ हो? कुकी जल्दी जल्दी चलते हुए बोली, छोटी मैं हॉस्पिटल में ही थी, बस थोड़ी देर पहले ही मैं वहाँ से निकल गई, लेकिन इतनी रात तक आप हॉस्पिटल में क्या कर रही थी और इस वक्त आप कहाँ हो? मैं आपको लेने आती हूँ। वो लड़की बोली,
कुकी तपाक से बोली, नहीं छोटी, तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं रास्ते में हूँ, जल्दी से पहुँचती हूँ। दी क्या आज घर आ पाएंगी? वो लड़की सवाल पूछते हुए बोली। कुकी धीमी आवाज़ में बोली, नहीं, मैं फार्म हाउस जा रही हूँ। वो लड़की चुप हो जाती है, फिर एक गहरी सांस भरते हुए बोली, दी संभल कर जाना, रात बहुत हो गई है, क्या मैं आपको फार्म हाउस तक छोड़ने तक आ जाऊँ? इट्स ओके छोटी, तू टेंशन ना ले, मैं चली जाऊँगी। कुकी बोली, संभल के जाना दी। वो लड़की बोली। कुकी पलकें झुकाकर बस इतना ही बोली, और वो कॉल डिस्कनेक्ट करके चारों तरफ देखते हुए अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी, जैसे चल नहीं वो दौड़ रही हो और थोड़ी देर में दौड़ने लगती है, क्योंकि दौड़ ही रही थी कि एक मर्सिडीज कार तेज रफ्तार में आकर उसके सामने रुकती है। कार में बैठे शख्स को देखकर कुकी थोड़ा सा घबरा जाती है। इस वक्त एक हैंडसम एंड डैशिंग लुक वाला बंदा कार में बैठा था। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर था और नज़र आगे की तरफ। उसे देखकर कुकी के मुंह से बस इतना निकला, आहन सर। आहन सर्द निगाहों से आगे की तरफ देख रहा था। वो कोल्ड वॉइस में कहा, कम इनसाइड एंड सिट। कुकी थोड़ा नर्वस होते हुए कार की दूसरी तरफ का डोर खोलने लगती है, लेकिन उससे वो डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। आहन इरिटेट होते हुए कार के अंदर से डोर खोल देता है और कुकी जाकर आहन के बगल में पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और आहन कार स्टार्ट कर देता है। कुकी डोर के पास सिकुड़ कर सर झुकाकर बैठी थी, उसके होंठ भी कांप रहे थे, चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और आहन सर्द नज़रों से आगे की तरफ देखकर ड्राइव कर रहा था। आहन नफरत से एक नज़र कुकी को देखकर एक तेज ब्रेक के साथ कार रोक लेता है, क्योंकि सवालिया नज़रों से आहन को ही देख रही थी। यह आहन उसकी गर्दन के पीछे से पकड़कर एक झटके में उसे अपने करीब खींच लेता है और उसके बालों को मुट्ठी में भरकर कुकी के चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नज़दीक ले आता है। कुकी कुछ बोलने ही वाली थी कि आहन अपना होठ कुकी के होठों से मिला देता है और गुस्से से किस करने लगता है। आहन के किस पर प्यार जैसी कोई चीज़ तो थी ही नहीं, उस किस पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही झलक रहा था। कुकी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि आहन उसके निचले होठ को बेरहमी से अपने दांत से काट रहा था। कुकी जोरों से आहन के कंधे को पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद दोनों के मुंह में खून का टेस्ट आने लगता है और कुकी बस एकटक आहन को ही देख रही थी। आहन बेरहमी से कुकी के होठ से आ रहे खून को एकटक चूसे ही जा रहा था और उसके सर को अपने और करीब करके और गहराई से उसे किस किए ही जा रहा था। कुकी की सांसें अब उखड़ रही थी, वो सांस लेने के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी। आहन जब तक कुकी के होठों का रस पूरी तरह से नहीं चूस लिया, उसके होठों को नहीं छोड़ता, और जब उसने उसके होठों को छोड़ा, कुकी का होठ बिल्कुल छिल चुका था। कुकी सीट पर सर टिकाकर गहरी गहरी सांसें ले रही थी और उसके होठों से खून भी निकल रहा था, जिसे वो अपने दुपट्टे के कोने से साफ कर लेती है। तभी उसे किसी का हाथ अपने सूट के अंदर महसूस होता है। कुकी आंखें बंद करके चुपचाप सिकुड़कर सीट पर और दुबक जाती है और आहन का हाथ कुकी के सूट के अंदर कुकी के सॉफ्ट बॉडी पर हर जगह फ्लो हो रहा था, जिससे कुकी की सांसें भारी होने लगी थी। वो सीट पर एक तरफ झुक जाती है। आहन गुस्से से कुकी के कोमल पेट को मुट्ठी में कसकर भर लेता है और कोल्ड वॉइस में कहा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? फिर सरकास्टिक स्माइल करते हुए कहा, कहीं खुद के लिए दूसरे मर्द की तलाश में तो नहीं हो? फिर कुकी के कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, मुझसे मन भर गया है, अब क्या तुम्हारा? अब तुम्हें नया टेस्ट चाहिए? कुकी आंखें बंद करके ना में गर्दन हिला देती है। आहन गुस्से से उसके पेट पर और अपनी मुट्ठियाँ कर देता है। कुकी कराह उठती है, उसकी आंखों के कोने बहने लगते हैं, जिसे वो जल्दी से साफ कर लेती है।
कुकी कराहते हुए बोली, आहान सर, अब दर्द हो रहा है। लेकिन आहान कुकी के लिए कोई नरमी नहीं दिखाता, बल्कि अपनी पकड़ और कर देता है। कुकी जोर से अपने निचले होठ को दांतों तले दबा लेती है। कुकी एक बार भी आहान को नहीं रोकती। कुकी को घिन भरी नज़रों से देखकर आहान उसे एक झटके में अपना हाथ उसके सूट से निकाल देता है, जिसे कुकी एक बार फिर से कराह उठती है। थोड़ी देर बाद आहान की कार एक फार्म हाउस के सामने आकर रुकती है। आहान वो फार्म हाउस आहान का ही था, जो शहर से बहुत दूर था। आहान, यतीश और आदित्य सबके अलग अलग फार्म हाउस थे। आहान कार से उतरकर दूसरी तरफ जाता है और कुकी के साइड का डोर ओपन करता है। कुकी कार में सर झुकाकर बैठी थी। आहान कुकी का हाथ पकड़कर खींचकर उसे बाहर ले आता है और खींचते हुए उसे फार्म हाउस के अंदर ले जाने लगता है। आहान लंबे लंबे कदम लिए अंदर जा रहा था और उसके पीछे दौड़ते दौड़ते उसी की कदम मिला रही थी कुकी। आहान उसका हाथ इतना कसकर पकड़ रखा था कि कुकी को अपने हाथों में दर्द हो रहा था, लेकिन वो कहती कुछ नहीं। आहान उसे फार्म हाउस के अंदर ले जाकर एक रूम में ले जाता है और कुकी का हाथ खींचकर एक झटके में छोड़ देता है, जिससे कुकी खुद को संभाल नहीं पाती और धड़ाम से बेड पर गिरती है। लेकिन मखमली गद्दा होने की वजह से उसे चोट नहीं लगती। आहान घिन भरी नज़रों से कुकी को देखते हुए उसके सीने से दुपट्टा निकालकर फेंक देता है और बेदर्दी से उसके गले और गर्दन को अपने होठों से काटने लगता है। कुकी कराहते हुए बस इतना ही बोली, आहान सर। आहान रुक जाता है और गुस्से से घूरकर कुकी को देखने लगता है। कुकी सर झुकाकर बोली, हम आपसे कुछ बात करनी है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आहान एक पैर बेड पर रखता है और कुकी की तरफ झुककर उसका चेहरा ऊपर करके कोल्ड वॉइस में कहा, लेकिन मैं इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। एंड दिस टाइम टू आवर गोइंग टू सी यू इन माई बेड, आई वॉन्ट योर बॉडी बैडली। कुकी कुछ नहीं बोलती, बस एकटक आहान के चेहरे को देखने लगती है। आहान के चेहरे पर कुकी के लिए सिर्फ करवाहट ही थी। आहान बिना किसी इमोशन के कुकी के बालों को मुट्ठी में भरकर वॉल से खड़ा करके उसे दूर कर देता है और खुद बेड पर बैठकर हेड रेस्ट से टिकाकर सर्द आवाज़ में कहा, मुझे ड्रिंक सर्व करो। कुकी वहाँ से चली जाती है और 5 मिनट बाद अपने हाथ में एक शराब की बोतल लेकर आती है। फिर वो उस बोतल से शराब निकालकर ग्लास में डालती है और आहान को सर्व करती है। आहान इस इमोशनल चेहरे से साथ उस ड्रिंक को उठा लेता है और जाकर उस काउस के पास खड़े हो जाता है। आहान कुकी को कहता है कि वहाँ पर जाकर खड़ी हो जा, वरना आई वाना स्कैन योर बॉडी। कुकी किसी ओबीडियंट बच्चों की तरह वहाँ से जाकर आहान के से थोड़ी दूर जाकर काउच के पास दीवार से लगकर खड़ी हो जाती है। आहान साहन से बैठकर शराब का एक एक सिप लेते हुए सर्द आवाज़ में कहा, रिमूव योर क्लॉथ। कुकी एक बार फिर जोर से मुट्ठी भींच लेती है और अपने सूट की जिप खोलकर अपने बदन से अलग कर देती है। आहान दूसरी सिप लेते हुए कहा, मुझे तुम्हें स्कैन करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैं नहीं चाहता कि मेरी इतनी सुंदर चीज़ मुझसे छुप कर रहे। कुकी बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर ये सब कर रही थी। वो इससे अपनी आँखों से आंसू छलकने से खुद को रोक रही थी। कुकी एक एक करके अपने बदन से सारे कपड़े हटाकर साइड में कर देती है और नज़रें फेर कर आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है। आहान शराब का घूंट भरते हुए एकटक कुकी को सर से पैर तक स्कैन कर रहा था। कुकी के बदन पर इस वक्त भर भर के बाइट मार्क्स, नोचने, खरोंचने और दांत गड़ाने के निशान मौजूद थे। उसके बदन पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां दांत गड़ाने के निशान न हो, जैसे कोई बेदर्दी से उसके बदन को नोच रहा हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुकी के
खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। खुशी के बदन पर वो दाग चांद में लगे दाग की तरह दिख रहा था और कुकी को इस हालत में देखकर आहान के तन बदन में आग लगने लगी। आहान का बॉडी जैसे वाइब्रेट होने लगा और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसकी आंखों में वासना, नफरत, डिज़ायर सब कुछ एक साथ दिख रहे थे। इधर कुकी शर्म से मरे जा रही थी। वो आहान की डिज़ायर नज़रों से दूर जाकर कहीं छुप जाना चाहती थी। आहान एकटक कुकी के बदन को देखते हुए उसके बेहद नज़दीक आकर उसके कान में धीमी आवाज़ में कहा, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। आहान अपने हाथ में पकड़े शराब की बोतल कुकी के सर पर उड़ेल देता है, जिससे कुकी सर से पैर तक शराब में भीगने लगती है। कुकी के लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं था, लेकिन वो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। कुकी एकदम से फपक पड़ी और जोर से अपनी आंखें मीच ली। आहान कुकी के बाल को अजीब सलीके से स्मेल करते हुए कहा, ये बदन, ये खूबसूरती, ये जख्म सब कुछ मेरे हैं, लेकिन तुम्हारी हैसियत सिर्फ मेरे बिस्तर तक है। तुम्हारी औकात मेरी जूती के नीचे लगे धूल के बराबर भी नहीं। कुकी कांपते होठों से आहान को एक नज़र देखती है और अपने निचले होठ को दांत में दबाकर मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ जाते हैं, जिसे वो जल्दी से पोंछ लेती है। आहान कुकी को सर से पैर तक ललचाई नज़रों से देखते हुए कहा, आई वाना प्ले विथ योर बॉडी। इतना कहकर आहान कुकी के बदन पर लगे शराब की बूंदों को शक करने लगता है। कुकी कसकर अपनी आंखें बंद करके आहें भरने लगती है, क्योंकि आहान प्यार से शक नहीं कर रहा था, बल्कि गुस्से से दांत गड़ा रहा था। आहान कुकी को दीवार पर लगा देता है और दोनों तरफ दीवार पर हाथ रखकर उसके जिस्म को अपने होठों से नापने लगता है। आहान का होठ कुकी के बदन पर हर जगह हरकत कर रहा था, जिसे महसूस करके कुकी और कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। मेरे पास कुकी से थोड़ा डर लग रहा था और हवस भरी नज़रों से देखते हुए अपना जैकेट निकालकर आहान बाहर फेंक देता है और शर्ट खींचकर अपने बदन से अलग कर देता है, जिससे शर्ट के सारे बटन्स टूट जाते हैं। आहान के गठीले कसे हुए बदन को देखकर जहां हर लड़की उसके पीछे दीवानी हो जाती है, वो देखकर कुकी आंखें बंद करके चुपचाप खड़ी थी। आहान कुकी के गाल को जोर से अपने एक हाथ से पकड़ लेता है, जिससे कुकी के होठ का पाउट बन जाता है और आहान कुकी के होठों को अपने मुंह में लेकर सक करते हुए उसके आगे आए हुए बालों को पीछे कर देता है। आहान कुकी के गले पर रुडी किस करते हुए उसके क्लीवेज पर बाइट करने लगता है, जिससे कुकी आहें भरते हुए बोली, आहान सर। आहान घूरकर कुकी को देखते हुए उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, इट्स माय टाइम। इसमें मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जो चाहूँ वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। दोबारा मुझे रोकने की गलती मत करना। कुकी अपना सर झुका लेती है। आहान कुकी को पलटकर दीवार के अगेंस्ट प्रेस करते हुए उसके गोरे पेट को अपने होठों से रगड़ते हुए बाइट करने लगता है। आहान के हर बाइट पर कुकी कराह उठती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसे वो बार बार पोंछ लेती है। आहान कुकी के कान के पास जाकर कोल्ड वॉइस में कहा, दर्द हो रहा है। कुकी नाव में गर्दन हिला देती है। आहान उसे दीवार पर जोर से प्रेस करते हुए कहा, तो चीखो ना, चिल्लाओ। तुम्हारे दर्द भरी चीखें सुनकर ही मेरे दिन को सुकून मिलेगा। कुकी नाव में गर्दन हिला देती है। आहान का चेहरा अब डार्क हो जाता है। वो गुस्से से सर्द आवाज़ में कहा, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक ये दर्द से नहीं चीखती चिल्लाती हो। कुकी का बदन अब ठंडा पड़ जाता है और वो कांपने लगती है। आहान डेविल स्माइल करते हुए उसे पलट देता है और कुकी को अपनी
बाहों में उठाकर उसके पैर को अपनी कमर पर लपेट लेता है। आहन बिना वार्निंग दिए उसमें एंटर कर देता है। कुकी दर्द से चीख उठती है और खुद के सहारे के लिए दीवार पर हाथ फेर कर कोई ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो वो आहन के कंधे को ही जोर से पकड़ लेती है, जिससे उसके नाखून आहन के कंधे पर धंसने लगते हैं। आहन डेविड स्माइल करते हुए कुकी का एक हाथ अपने कंधे से हटाता है, जिससे कुछ कुकी वापस अपने सहारे के लिए जोर से दीवार को पकड़ लेती है। आहन गुस्से से वाइड होकर कुकी के साथ पेश आने लगता है, जिसे से कुकी जोर से अपने निचले होठ को दबाकर कसकर आंखें बंद लेती है और उसकी पलकें भीग जाती है। आहन के हर एक मूवमेंट एकदम रफ एंड टफ था, जिससे कुकी की आंखों में आंसू आते ही जा रहे थे। उसके ये आंसू ये साबित हो रहे थे कि आहन कितना रफ था। आहन कुकी के चेहरे को ज़बरदस्ती अपनी तरफ करके उसके होठों पर किस करने लगता है और हैवान की तरह कुकी पर टूट पड़ता है। आहन की वाइल्ड हरकतों को कुकी और बर्दाश्त नहीं कर पाती और आहन के हर एक मोमेंट पर उसके मुंह से अब चीखें निकलने लगती है। कुकी जितना ज़्यादा चीख चिल्ला रही थी, आहन और एक्साइटेड होकर उसके साथ रफली पेश आता। आहन कुकी के गर्दन पर किस करते हुए बेड की तरफ जाता है और उसे बेड पर पटक देता है। कुकी सुबकते हुए आहन को ही देख रही थी। उसके लिए आहन को बेड पर झेल पाना इतना आसान नहीं था। जब जब आहन उसके करीब आता, कुकी की हालत अधमरी करके ही छोड़ता। आहन घिन भरी नज़रों से कुकी को देखते हुए उसे अपने नीचे कर लेता है। उसके दोनों हाथ खुद में ब्लॉक कर देता है। कुकी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, क्योंकि वो आहन को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आहन कुकी के क्लीवेज को रूडली बाइट कर रहा था और कुकी आहें भरते हुए पेड़ पर अपना पैर रगड़ने लगती है। कुकी के हाथ में खनकते हुए बैंगल्स इस वक्त खनक कर शोर मचा रहे थे, जिससे आहन इरिटेट हो रहा था। आहन गुस्से से कहा, निकाल कर फेंको इसे अभी, इसके शोर से मैं इरिटेट हो रहा हूँ। मुझे मेरे काम में डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं। कुकी हाँ में 2 बार सर हिलाती है और अपने हाथ से बैंगल्स निकालने लगती है, लेकिन डर से उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो बैंगल्स निकल ही नहीं रहे थे। आहन इरिटेट होकर एक नज़र कुकी की कलाई से सारे बैंगल्स निकाल कर फेंक देता है। तभी उसकी नज़र कुकी के गले पर जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। कुकी के गले में एक छोटा सा मंगलसूत्र था, जिसमें काली मोती लगे हुए थे। उसकी वो सुराहीदार गर्दन पर वो काले मोती वाला मंगलसूत्र बहुत खूबसूरत लग रहा था। आहन डेविल स्माइल करते हुए उस मंगलसूत्र पर अपनी उंगली फेरने लगता है और उस पर एक उंगली उलझाकर कहा, पतिव्रता बीबी। कुकी कन्फ्यूजन से आहन को देखने लगती है। आहन कटाक्ष भरे लहजे में कहा, इस मंगलसूत्र को इतना संभाल के पहनने का ही क्या फ़ायदा, जब तुम खुद अपने पति के लिए लॉयल ही नहीं हो। आहन उस मंगलसूत्र को खींचते हुए कहा, उतार कर फेंक दो इसे, वरना तुम्हारे नाम पर इस मंगलसूत्र बदनाम हो जाएगा। कुकी सुबकते हुए आहन के हाथ से अपना मंगलसूत्र छुड़ा लेती है और धीमी आवाज़ में बोली, मैं अपने पति के लिए कितनी लॉयल हूँ, ये इस बात का सबूत है। लेकिन मेरे पति अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी लड़कियों पर मुंह मारते रहते हैं। आहन का चेहरा अब और डार्क हो गया। वो गुस्से से कुकी की तरफ देख रहा था। कुकी रूंधे गले से बोली, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप अपनी बीवी के लिए कितने लॉयल हैं? आहन कुकी के गले को जोर से पकड़कर गुस्से से कहा, मिसेस आहन सिंह, कुछ ऐसा नाम है ना तुम्हारा इस 4 दीवारी के अंदर? कुकी आहन का हाथ अपने गले से छुड़ाते हुए मुस्कुरा देती है। आहन टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, ये मिसेज का टाइटल, ये तुम्हारे गले का मंगलसूत्र हमारी शादी का सिंबल नहीं। फिर कुकी के कान में कहा, ये मेरा तुम्हारे साथ हम बिस्तर होने का सिंबल है।
मुझे सेटिस्फाइड करने का सिंबल है, मेरे हर रात को हसीन बनाने का सिंबल है। आहान कुकी के गर्दन पर अपने होंठ रगड़ते हुए कहा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, फिर ये रिश्ता भी ख़त्म। मैं तो पहले से ही डाइवोर्स पेपर रेडी करवा चुका हूँ। कुकी मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर पतिदेव, करेक्ट योर वर्ड्स। आपका और मेरा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कुकी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, शादी तो ख़त्म हो सकती है, लेकिन उसके बाद हमारा कोई रिश्ता न होकर भी एक गहरा रिश्ता हमेशा रहेगा। तिरछा मुस्कुराते हुए कुकी के कान में कहा, कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता? कहीं तुम उस नाजायज़ रिश्ते के बारे में तो नहीं बात कर रही हो? डाइवोर्स के बाद तो तुम छोड़ी हुई औरत ही कहलाओगी ना। कुकी मुस्कुराते हुए आहान के गर्दन पर अपने दोनों हाथ लपेट कर बोली, डियर पतिदेव, इसके लिए मुझे कभी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई गैर मर्द के साथ नहीं, अपने पति के साथ रिश्ता बनाई हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ही सही, शादी तो हुई थी ना हमारी। आहान गुस्से से कुकी के गले से वो मंगलसूत्र खींचते हुए कहा, इसके लिए इतना घमंड है ना? अगर इसे उतार कर मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो? कुकी आंखें बंद करके बोली, तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी। आहान कुकी के मंगलसूत्र को छोड़कर गुस्से से एक बार फिर से अपने मुंह में चालू कर देता है। कुकी के आंखों से कोने बहने लग जाते हैं, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। आहान गुस्से में आकर कुकी पर अपना जोर आजमाने लगता है, जिससे कुकी करहा उठती है। कुकी रोते हुए बोली, आहान सर, प्लीज़ लो, मैं अब टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। आहान गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप यू। वो इतना बोलकर चुप हो जाता है, फिर दांत पीसते हुए कहा, मुँह मांगी कीमत लेते वक्त तो इतने नखरे नहीं करती, लेकिन कीमत चुकाते वक्त इतने मेलोड्रामा और नखरे क्यों करती हो? आहान गुस्से से और जोर आजमाने लगता है, जिससे कुकी की पलकें भीग जाती हैं और वो जोर से अपने होठों को दांतों तले दबा लेती है। इसके आगे आहान जितना दर्द पहुंचाया, कुकी के मुंह से एक चूर तक नहीं निकली, बस आंखों के कोने बहकर पिलों में छुप रहे थे। आहान जब थक जाता है तो कुकी के बगल में लेट जाता है। वो कुकी को कुछ दूर फेंक देता है और बेड के दूसरे कोने में मुंह के बल लेट जाता है। इधर कुकी टुकुर टुकुर बस सीलिंग को ही देख रही थी। वो अपने बदन को हिला भी नहीं पा रही थी। वो एक स्टैचू की तरह बेड पर पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद आहान उठकर हेडरेस्ट पर सिर टिका कर बैठ जाता है और सिगरेट निकाल कर उसके लंबे लंबे कश लेने लगता है। आहान सिगरेट पीते हुए कुकी की तरफ देखता है, जो अपनी टिमटिमाती आंखों से सीलिंग को देख रही थी। आहान सरकास्टिक वे में मुस्कुराते हुए कहा, बीवी हो तो ऐसी, अपने पति के ज़रूरतों का कितना ख्याल रखती है। जब तक पति की नीड्स कंप्लीट न हो जाए तो खुद भी नहीं सोती, कुछ कहती भी नहीं, बस पलकें झुका लेती है। आहान सिगरेट फेंकता है और फिर कुकी के साथ वो कंटिन्यू करने लगता है। उसके बाद सिर्फ रूम में कुकी की सिसकियाँ ही गूंजने लगती है और रह रह कर कराहने की आवाज़ ही आती है। न जाने रात के किस पहर में कुकी की सिसकियाँ बंद होती है और आहान उसे छोड़ता है। अगली सुबह कुकी एक ब्लैंकेट में सर झुकाकर बैठी थी और वो धीरे धीरे अपने कमर को सहला रही थी, क्योंकि उसका पूरा बदन टूट रहा था। तभी वॉशरूम से आहान अपनी कमर पर एक टॉवेल लपेटे बाहर आता है। कुकी एक नज़र आहान को देखती है। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपककर उसके गठीले बदन पर पड़ रही थी, जिससे आहान का मस्कुलर बॉडी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। लेकिन कुकी को जैसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो नज़रें फेर कर सर झुका लेती है और फिर हौले हौले अपने कमर को फिर सहलाने लगती है। आहान कुकी को देखकर डेविल स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर रेडी होकर बाहर आता है। क्योंकि ये उसका फार्म हाउस था, तो उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ मौजूद थी। आहान कुकी के सामने खड़ा होकर सर्द आवाज़ में कहा, वक्त पर ऑफिस पहुँच जाना, लेट आई तो सैलरी कट कर लूँगा।
और ये तबीयत ठीक नहीं है का मेलोड्रामा तो मेरे सामने बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।